अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सीएसएस 2026 आपका ड्रीम है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आप फीमेल हैं, एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, जॉब में एंगेज हैं, या इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे आपको मैथ मुश्किल लगता है या साइंस की समझ नहीं आती। तो इसके लिए पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ईजी, अफोर्डेबल और ऑर्गेनाइज सेशन शुरू हो रहा है। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज डायरी सिस्टम, जिसके अंदर आप चीज़ों को लॉक कर लेते हैं और उसके बाद रिकॉर्डेड जो सेशन है उसकी सारी की सारी वीडियोज आपके पास अप्रोचेबल हैं। जस्ट डेली आपको 1 घंटा देना है, मंडे टू थर्सडे, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पैकेज के साथ किस तरह आप उसको क्रैक करेंगे, आइए स्ट्रेटजी को जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास को। अच्छा, इसमें ना इस सेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने जो है ना चेंज की हैं, और वो पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। एक तो ये है कि हम चीज़ों के बेस पे काम करेंगे और जो असल जिस्ट है, कोर है चीज़ों का, उसको लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे सीएसएस में आप कभी क्लियर नहीं कर सकते। तो दूसरा ये ऑब्वियसली कि सही। आपने अपने माइक जो है ना बंद रखने हैं, मेरी बातों को रिपीट नहीं करना साथ साथ, क्योंकि अगर सारे बोलेंगे तो फिर मैं नहीं कर सकूंगा इसमें। अच्छा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले शुरू करते हैं हम। जो मेरा फॉर्मेट है कि 4 सब्जेक्ट्स को हम लेके चलेंगे, और सिर्फ आपने एक चीज़ जो है उसको मेक श्योर करना है, दैट इज़ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से चलते रहेंगे तो मैंने चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा कोई आसान और इतना ज़्यादा जो है ना आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं देगा चीज़ों को। बस आपको इस ट्रैक पे चलते हुए आराम से 4 माह में सिलेबस कवर करके उसके बाद रिवीजन करें और इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएँ। और टेस्ट जो है ना, इसके बाद मॉक टेस्ट सेशन का जो होगा उसको आपने लाज़मी मेक श्योर करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक चीज़ जो मैंने इन दिनों में सीखी है, दैट इज़ पार्किंसंस लॉ, कि आपका जो किसी भी चीज़ का टास्क है उसको करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टाइम की अवेलेबिलिटी है। यानी अगर आपका कोई टास्क उसको आप कवर करना चाहते हैं 4 माह में, तो आपका जो दिमाग है इलास्टिसिटी उसकी जो टाइम की है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप उसी टास्क को जो है 2 माह में कवर करना चाहते हैं, तो आपका जो दिमाग है उसका जो फोकस लेवल है, उसका जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको 2 माह में कन्वर्ट कर लेगी। कुछ लोगों के आपने इंटरव्यू सुने होंगे जो कहते हैं कि हमने सीएसएस को जो है 6 माह में क्रैक किया था, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। सिर्फ उसमें ये होती है कि उनकी मोटिवेशन और उनका जो फोकस है या उनकी जो गाइडेंस है बड़ी स्ट्रांग होती है, और वो लीनियर ट्रैक फॉलो कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो लैक ऑफ गाइडेंस है ना, या इग्नोरेंस है, दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने पहुंचाया है, और यही आपको जो है फेलियर का बाइस बनती है। तो इसमें बस आपने ये चीजें रखनी है कि जो इसके अंदर आपका इनफैक्ट जो आपका फोकस है और जो आपकी डिसिप्लिन है ना, दैट शुड नॉट बी ब्रोकन। अगर उसको आप मेंटेन करके तो आप इंशाल्लाह ताला बड़े आराम से इसको जो है कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल मैं इतना आसान चीज़ों को लेके चलूंगा कि आपको जो है मज़ा आएगा उसमें। अब आप सबके लिए एक चांस है, और इसमें सबसे बड़ा चांस आपके पास ये है कि ये देखें, अल्लाह ताला की तरफ से यूं हुआ है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अभी जो रिफॉर्म्स हैं उनका पता तो कोई नहीं किस तरह होती है, लेकिन ये आपके पास एक बड़ा अच्छा एक ट्रेडिशनल जो मोड ऑफ एग्जाम है उसमें आप अप्लाई करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप इसको जो है अवेल करें हर सूरत में। अच्छा, इसमें हमारा जो है इस वक्त हम 4 सब्जेक्ट इंशाल्लाह ताला इनको लेके चलेंगे उसी तरीके से, और इसमें मैं मजीद जो है इन चीज़ों को और सिंप्लीफाई करूंगा। अब इंग्लिश के जो बेसिक ग्रामर थी उसके साथ हमारा जो है सबसे पहले हम जो है ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो है मैं आपके साथ जो है बिल्कुल बेसिक रूट से स्टार्ट लेता हूँ। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है मतलब सुनने में या किसी चीज़ में, तो परेशानी वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। बाज़ दफ़ा होता है नेटवर्क की वजह से जो है वो इशू आ जाता है, तो आपने उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने सेंटेंस को समझना है। यानी हमारी इंग्लिश की जो स्टाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें, उनका रूट जो है वो सेंटेंस से जाके मिलेगा। अब उसमें सबसे पहले जो है आपके पास बस चीज़ें कुछ आपके पास ज़हन में पहले भी होंगी, बस इनको समझते जाएँ ज़रा जल्दी से। जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं करता जाऊँगा। सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत है, और सेंटेंस के अंदर ही सारी वैरायटी है। जितना भी अपनी स्टाइल इंप्रूव करना है, जितनी भी चीज़ें लेके चलनी है, वो सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसको ग्रामर के कवायद के मुताबिक जोड़ा जाए, ताकि कोई बात कही या लिखी जा सके। अगर आपने कोई बात बोलनी है या लिखनी है, तो आपको अल्फाज को ग्रामर के कवानीन के मुताबिक जोड़ना होगा। तो अगर हम सिंपल करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइंट बाय रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसको हम सेंटेक्स कहते हैं, ग्रामर को हम सेंटेक्स भी कहते हैं, टू कन्वे सम मीनिंग, अपना मतलब कहने के लिए। अब जितना कोई अच्छा राइटर होता है उतना अच्छा जो है सेंटेंस बिल्ड करता है, और हमने इस पे वर्क करना है बेसिक जो है, क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन के अंदर भी, कंपोजिशन के पेपर के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन का पोर्शन शामिल है। और इसके अलावा जो अगर आपको लिखना आ गया, तो आपका जो एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स 20 to 30 जो है वो हर जो है ओवरऑल आपका जो है वो बिल्ड हो जाते हैं इसमें, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। अच्छा देखिए, सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल
स्टॉप। आमतौर पे सेंटेंस इंग्लिश में जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे, इंटेरोगेटिव मार्क पे या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा होता है। सम बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस अगर हम देखते हैं, आमतौर पे हम फिक्रे जो बोल रहे होते हैं हमें पता तो नहीं होता, लेकिन उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेयर करना होता है ऐलान करना, जैसे हम किसी चीज की पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज एब्सेंट टुडे, एक अफर्मेटिव या एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मुस्बत बात हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ बाद हम किसी चीज को निगेट कर रहे होते हैं, अली इज नॉट प्रेजेंट, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हमको क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल। फिर इसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आमतौर पर रिक्वेस्ट के लिए या कमांड देने के लिए, और इसमें जो है अगर तो सॉफ्ट है जिस तरह कमांड, जिस तरह प्लीज शो मी योर बुक, तो वो हम उसको कहेंगे रिक्वेस्ट है, और अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो वो कमांड है, जैसे गेट आउट ऑफ दिस रूम। और आमतौर पे इंपेरेटिव सेंटेंस या वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा, किसी बंदे को विश करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, दुआ देने के लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। और उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, बाज़ जगह पे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को जो कंबाइन किया गया। एक्सक्लेमेशन होता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार, एक्सप्रेशन, जैसे इज इट यू, ओ माय गॉड। अब आ गया क्या सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, दो चीजें आपको आनी चाहिए। तो वोकैबुलरी, जितना आपके पास लेक्सिकल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, जिस तरह हम कहते हैं, बाद दफा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, कहते हैं डान पढ़े जी, उसका मकसद ये होता है कि आपका जो वर्ड बैंक है वो इंप्रूव हो या उसमें जो इजाफा हो। दूसरी चीज आपको जो चाहिए होती है दैट इज ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो आप फिर मिस्टेक्स नहीं करते, आपकी करेक्शन जो है क्लियर हो जाती है। दो चीजें आपको चाहिए। अब ये कैसे जमा करेंगे, हम साथ साथ सीखते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सेंटेंस है क्या, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। किसी भी जुबान के अंदर आपने वर्ड्स को या फ्रेजेस को, छोटे जुमलों को क्रिएट करना होता है मीनिंगफुल सेंटेंसेस में। ग्रामर हमें ये सिखा रही होती है। अब अगर हम हायरार्की की बात करें, सबसे पहले अल्फाबेट्स हैं, जैसे एबीसी है, मिलके लेटर्स बना रहे हैं, लेटर्स मिलके जो है वर्ड्स बना रहे हैं, वर्ड्स आगे से फ्रेज बना रहे हैं, और फ्रेज ही आगे क्लॉज या सेंटेंस बना रहे हैं। फ्रेज और क्लॉज में थोड़ा सा फर्क है, वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेज एक छोटा सा पार्ट है, जुमले का छोटा सा हिस्सा है, जिसके अंदर अपना जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। फ्रेज इजाफी इंफॉर्मेशन ऐड करता है लेकिन मुकम्मल इतला नहीं दे रहा होता है। जैसे मैं अगर फिक्रा बोलता हूँ, मैं सुबह के वक्त सैर के लिए जाता हूँ। अब सुबह के वक्त जो है ना वो एक इजाफी इंफॉर्मेशन है, मैं सैर के लिए जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। तो फिक्रे के अंदर इस तरह के जो जुमले हैं, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, अचानक, तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो कि इजाफी इतला दे रहे होते हैं लेकिन मुकम्मल मतलब नहीं क्लियर करते। और क्लास क्या होता है, क्लॉज एक ऐसा फिक्रा होता है जिसके पास अपना वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, और वो एक मुकम्मल इतला दे रहा होता है। जैसे देखें, दिस इज अ बिग बॉल, ये पूरा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के अंदर हम ये करें आ बिग बॉल, तो ये दो तीन जो लफ्ज है ना, ये फ्रेज है। तो फ्रेज इस जुमले का छोटा सा हिस्सा है, या नामुकम्मल या अधूरी इंफॉर्मेशन है। ये आगे जाकर हम इसको भी डिटेल से करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास तीन बेसिक तरह के लफ्ज जो आपको सीखने हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ड, सबसे पहले आता है वर्ड्स एज नाउन्स। लफ्ज या नाउन्स के तौर पे आमतौर पे हमें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। उनमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे ये आपके सामने बॉय है तो कॉमन है, और अली उसका जो है प्रॉपर है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक रिवाइज उसके आपको जो है ना नॉस्टैल्जिक फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, ताकि चीजें जरा एक दफा, क्योंकि आगे जाके हमें इन्हीं की जरूरत पड़नी है। फिर वर्ड्स को हम वर्ब के तौर पर लेके जा रहे थे, जिसको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल ये आता है, जैसे देखें गो, रन, ईट, वो वर्ड्स हैं जो कि फिक्रे में काम को शो करते हैं। और तीसरी चीज होती है वर्ड्स एज एडजेक्टिव्स। बाज़ दफा लफ्ज जो है वो क्वालिटी या किसी चीज की अच्छाई या बुराई बता रहे होते हैं, जिनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये तीन बेसिक टाइप्स के वर्ड हैं जिनको हम ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम आगे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको भी करेंगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में, कल इंशाल्लाह ताला। जबकि मैंने फ्रेज आपको बताया कि फ्रेज इजाफी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते ही रन्स, और इसके साथ में अगर लगा दूं ही रन्स इन द मॉर्निंग। अब ये जो इन द मॉर्निंग मैंने ऐड किया ना, ये क्या है, ये है फ्रेज, यानी चंद लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ जो कि फिक्रे के अंदर इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिक्रा तो यहाँ पे कंप्लीट है, ही रन्स को भागता है, लेकिन साथ टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरे नंबर पे जो हम सब्जेक्ट साथ लेंगे वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। 40 मार्क्स का इसका जो पोर्शन आना है आपको, वो जनरल साइंस के ऊपर है, 40 मार्क्स का एबिलिटी के ऊपर है, 20 मार्क्स की जो है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी 40 और 20 इस तरह पेपर की कंपोजिशन है। ये जो मैंने लहजा से एक पूरी सीरीज बनाई थी, आप उसमें वीडियो देख भी सकते हैं, वो लिंक भी इसका शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है ना, ये किताब जो हम यूज़ करेंगे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक है, अच्छी किताब है, वर्ल्ड टाइम्स वालों की है। ये भी स्क्रीन पे आपके साथ विजिबल होगी। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें स्टार्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, यूनिवर्स की वो ब्रांच है जो कि सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल कहते हैं आसमानी निजाम, जिसमें सूरज, चाँद, तारे वगैरह इनके साथ डील करती है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। यानी यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द सेलेस्टियल बॉडीज, गैस एंड डस्ट विद इन इट।
इसके अंदर जो ऊपर गैस पाई जाती है या स्पेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चट्टाने हैं, टुकड़े हैं, डस्ट है, सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो यूनिवर्स या यूनिवर्स को अगर हम कहें तो टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, टोटल जितनी भी चीजें मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं पूरी कायनात में, इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इंटरनेशनल AIAU कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये एक इदारा है जो कि जिसने स्टैंडर्ड मेजर्स जो है उनको, वेट्स या जो किसी भी चीज के यूनिट्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है, ताकि पूरी दुनिया में जो है हम चीजों को जो है मैनेज कर सकें या उनको जो है वो लेके चल सकें। यानी चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने पैमाना को यूज करना है, उसके अंदर ये सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम इज द डे, और जो इंटरनेशनल टाइम है वो साल का जो कैलेंडर का यूनिट है वो डे है। 86,400 सेकंड्स में डिवाइड आके करते हैं जो छोटे यूनिट्स में अगर लेके जाएं, और 365.25। आपको पता है कि एक साल के अंदर जो 365 के अलावा 6 घंटे ज्यादा होते हैं, वो 0.25 से इन्होंने शो किया। वो एक जूलियन कैलेंडर बनाते हैं जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, और सिंबल डी इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू रिफर टू दिस यूनिट। तो डी के सिंबल से जब मेजर करते हैं डेज, ये 365 है ना, और 0.25 ये हर 4 साल बाद जो है फिर वो आपका जो है वो लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैथ्स जो है, ये एस्ट्रोनॉमिकल हम पढ़े एस्ट्रोनॉमी के वाले से, तो शमसी जो कैलेंडर है उसका दिन, एक दिन जो यूनिट है। बाकी वैसे टाइम जो हम कॉमन लाइफ में यूज कर रहे हैं उनके लिए हम सेकंड यूनिट है हमारा, लेकिन जो ये बड़ा यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम, एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करने के लिए, जब कायनात में हम कायनात की स्टडी करते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास जो है वो सूरज का मास हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जो कि 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 kg है, और बाकी जो चीजों के, जो प्लैनेट्स के मास है उसके साथ कंपैरिजन में निकाला जाता है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का और सन के दरमियान, यानी जमीन और सूर्य के दरमियान जो फासला है, जो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर बनता है तकरीबन, अगर हम इसको वैसे निकालें। इसको हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है। उसके बाद आ जाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन जो है कायनात का जो है वो हुआ था, बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। इसके बारे में जो फेमस साइंटिस्ट की जो ओपिनियन है, बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग कहते हैं बड़ा और बैंग कहते हैं धमाका। यानी साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स अगो, 14 अरब साल पहले जो एक धमाका हुआ था बहुत बड़ा। सबसे पहले वो समझते हैं कि सारा कुछ जो था ना, सारा मैटर जो है, सारा कुछ पार्टिकल्स एक जगह पे इकट्ठे थे, कंपैक्ट थे। उसके बाद वो जो एक कैटाक्लिस्मिक एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद सारा जो मैटर है वो खला के अंदर जो है वो बिखर गया, और उसके बाद ये सारे प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह बने। उसके बाद, उससे पहले सारा कुछ एक जगह पे इकट्ठा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जब कूल डाउन हुआ, ये सारा, ये देखिए ये इसकी पिक्चर है बिग बैंग, ये फारदेस्ट सुपरनोवा, यहाँ से बिग बैंग हुआ। उसके बाद ये सारी कायनात में सारे सितारे बिखरते गए। फिर इसका एविडेंस भी है। अच्छा, इसमें मैं आपको चीज बता दूं, पेपर के अंदर सिर्फ 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आना है, आपने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ आपको चाहिए होगा, और वो भी आप अपने लफ्जों में लिख सकते हैं। मतलब कंसेप्चुअल काम करना है, उसमें आपने ये नहीं करना बहुत ज्यादा जो एक्सप्लेन करते रहे, उसमें जो है फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपने सिर्फ पढ़ना है कंसेप्ट को, ये साइंस का किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से पढ़ के उसको अपने लफ्जों में एक्सप्लेन कर देना, बस ये इतनी सी चीज। यानी आपने वो नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा जो है चीजों को उसमें लेके चल रहे हैं, बहुत डिटेल में जा रहे हैं किसी चीज को, क्योंकि 5 नंबर के लिए सिर्फ आप समझ लें कि एक पेज की एक साइड भी काफी है, लिखना आपने जो है रेलिवेंट और टू दी पॉइंट है। कल के लिए जो होमवर्क है आपका, उसमें आपने बिग बैंग पढ़ना है आपने, ठीक है। और आगे जो है फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। फ्यूचर यूनिवर्स से मुराद है कि साइंटिस्ट जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं कि कायनात का आगे फ्यूचर होगा क्या। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो बिग बैंग के बाद सारी चीजें बिखरी हैं वो इसी तरह आगे चलती जाएंगी, इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, स्टेडी स्टेट फ्लैट मॉडल। कुछ का मानना है कि दोबारा एक जगह पे जाके वापस आ जाएंगी, कंट्रैक्ट कर देंगी, दोबारा कायनात इकट्ठी हो जाएगी सारी। कुछ का मानना है कि फिर दोबारा इकट्ठी होगी, फिर फटेगी, फिर इस तरह एक साइकिल चलता रहेगा। और कुछ का मानना है कि ओपन मॉडल है, फैलती जाएंगी, आगे एक्सपैंड करती जाएंगी। ये 4 मॉडल हैं इसके। ये यहाँ तक हमने आज करना है गैलेक्सी से पहले पहले। सिर्फ इसमें आपने एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन एक दफा देख लेनी है, याद नहीं करनी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का जो है, यूनिट्स को एक दफा पढ़ लेना है। असल जो आपने तैयार करना बिग बैंग है, ये टॉपिक आपने तैयार करना है, बिग बैंग 5 नंबर के लिए। और दूसरा जो है आप उसमें ये करें कि आप किसी भी जगह से ना, बेशक एआई से ले लें या किसी भी जगह से, सिंपल जो है ना उसका एक मैकेनिज्म पढ़ें, क्योंकि साइंस कंसेप्चुअल है और ये जो बुक है ये अच्छी है इस हवाले से। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपने नोट्स वो भी साथ शेयर कर देता हूँ सिंपल। सर आप अपने नोट्स भी अगर शेयर कर दें अच्छा हो जाएगा, ताकि आइडिया हो जाए कि लिखना कैसे है। अब मैंने ये किया कि मैथ पोर्शन के लिए अलग से ना सेपरेट उसमें हेड बना दिए हैं, ताकि आप जो है उसमें आराम से इसको कर सकें। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा जरा। अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर दफा आता है वो सीरीज वाला है। सीरीज वाला क्वेश्चन जो है उसकी थोड़ी सी बेसिक्स करते हैं आज की। सीरीज कंप्लीशन जो है वो अक्सर पेपर में जाए, बल्कि हर दफा आता है, 5 नंबर का यूज होता है मैथ पोर्शन। अब सीरीज की पहले टाइप्स और उसकी हमें टेक्निक समझनी जरूरी है। बाकी जो है हमें जितनी हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारा दिमाग जो है वो उनको सॉल्व करने के लिए जो है ना वो शार्प होता जाता है। तो सबसे पहले किस तरह की सीरीज होती है? आमतौर पर अल्फाबेट सीरीज आ सकती है, जिसमें फॉर एग्जांपल वन इसको इक्विवेलेंस कर देता है, ए को 1 के बराबर, बी को 2 के बराबर, मतलब या उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देता है, तो हमें कहता है उसको पूरा करें। जिस तरह ये एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ।
ZXVT, ठीक है, ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है। आज मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा, आप ट्राई करने हैं इनको। अब वो आपसे कहेगा कि आप इसका जो नेक्स्ट है ना सोल्यूशन बताएं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इस तरह चल रहा है, नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा इसका। तो अगर आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसमें वन लेटर मिस है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे देखें, TUVWXYZ, यहाँ पे STRS, इधर आर आएगा। कैसे आएगा आर के? आंसर जो इसका आर है, उसकी वजह ये है, एक लफ्ज छोड़ के अगला लफ्ज आ रहा है। आर एस छोड़ा टी, फिर यू छोड़ा वी, फिर डब्ल्यू छोड़ा और एक्स। इससे आपका दिमाग चलना चाहिए कि किस तरह काम हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ए बी डी जी, दो लफ्ज मिस हैं। इंग्लिश की अल्फाबेट सीरीज आई थी, फिर नंबर सीरीज आती है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आती है वो नंबर सीरीज आती है। इसके अंदर मुख्तलिफ पैटर्न चलते होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16, तो अगला जो नंबर है वो पिछले नंबर के साथ 2 का मल्टीपल है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो आंसर किसका आ जाएगा? अब अगर हम नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, गौर करते हैं, तो 1 4, इसमें अगर आप गौर करें तो 1 4 9 16 पहले जो है स्केयर चल रहा है अल्फाबेट ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और आगे 5 का स्केयर 25। ये आंसर आएगा इसका, अगर इसको हम हाईलाइट करें। फिर इसी तरह 80 72 64 56, ये एक सीरीज चल रही है। इसमें अगर आप देखते हैं तो 8 का टेबल जो है ना, 8 7 56, 8 8 4, 8 9 72, 8 10 80, 8 का टेबल जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पे 8 7 56 और 8 6 48 आ जाएगा। ये इस तरह आपके पैटर्न जो है ना, अगर आप उसमें कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मिलते जाएंगे। फिर बाद में मिक्स सीरीज भी है, जिस तरह 1A 2B 3C 4D। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसके साथ जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू चल रही है, 5E आ जाएगा आगे। ये आंसर इसमें दिया हुआ है, ये इसकी एक्सरसाइज। अब जो कम्प्लेक्स नंबर सीरीज है, ये तो सिंपल थी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1 1 2 3 5 8, अब इसके अंदर हमें देखना होता है कि हमने किस तरह जो चीजों को लेके चलना है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक फेबोनेकी सीरीज चल रही है। जैसे 1 2 जो नंबर है, ये दो नंबर, अगला जो नंबर है उनका सम है। 1 + 1 = 2, ये नेक्स्ट 2 नंबर है, अगला नंबर बन जाता है 2 + 1 = 3, फिर 2 + 3 = 5, फिर ये दो नंबर 8, और लास्ट 2 नंबर जब हम लाएंगे 5 + 8 = 13। इस तरह कम्प्लेक्स पैटर्न्स चल रहे होंगे, और ये मैथ बड़ी अच्छी चीज है। आपका दिमाग जो है इसको ये तेज करता है, आपकी जो एबिलिटी है उसको बढ़ाता है। देन देखिएगा 2 6 12। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, मजेदार चीज है। अब आप कोशिश करें जरा इसको, ये देखिए आपको नजर आ रहा है 2 6 12 20, क्या डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आंसर आएगा? सर ये ऊपर वाले सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा सर? 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 6 ऐड किया 12, यानी पिछले में से दो दो ऐड करके उसमें मजीद ऐड कर दिया, ऐसा नहीं चल रहा? पहले 4, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 8 का, 2 4 6 8, फिर 10 का, मतलब इवन नंबर्स हैं वो जमा हो रहे हैं। इसका 100 81 64 और 49। इसका 36 आंसर है, ये स्क्वायर कम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर कम हो रहे हैं। और ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का, 7 का, और इसके बाद आ जाएगा 6 का। 6 6 था 36। बिल्कुल ठीक। इस तरह के पैटर्न जो है ना चलेंगे। ये वाली जो एबीसी वाली सीरीज है ना, ये कम आती है। जो ज्यादा आएंगे ना, इस तरह लॉजिकली मैथ वाली सीरीज आएंगी ज्यादा। अब यहाँ पे देखें 2 3 5 7 11 13, 2 और 3, फिर 5, फिर 11, प्राइम नंबर की सीक्वेंस है। प्राइम नंबर हुआ जो कि अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। 2 3 5 7 11 और 13, बिल्कुल ठीक है। इसको एक्सरसाइज को करते हैं, फिर इसके बाद मैं बाकी आपको होमवर्क में दे दूंगा। 10 20 30 50 80। सर फेबोनाची सीरीज लग रही है यहाँ पर भी, फेबोनाची सीरीज लग रही है यहाँ पर भी। पहले तो 10 आया, फिर 130 आंसर है इसका। 130 आंसर। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का सम ये आ गया, और इन दोनों का सम ये आ गया, और इन दोनों का सम नेक्स्ट आ जाएगा 130। क्लियर हो गया? और ये A1 C3 E5 G7 J9 E9 सर। नहीं, J क्यों? 1 आई, सॉरी सर, आई। आई ठीक है, आई 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 9 है। I9। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सर ये होमवर्क शेयर कर देंगे आप क्लास के बाद? नेक्स्ट हम इस्लामिक स्टडीज को लेके चलेंगे साथ। उसको हमने इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर जाना, विदिन 1 मंथ कंप्लीट करना है, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, वो साथ ही आपका तैयार हो जाएगा। और वो कंप्लीटली जो है, मैं इसको कहूँगा क्रैम्पिंग बेस्ड है, और उसमें आप 70 नंबर ले सकते हैं। साइंस में भी आप ले सकते हैं अगर आप मैथ को अच्छी तरह कर लेते हैं। प्लस ये है कि आप सिंपल और कंसेप्चुअल लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे 70 साइंस में ले गए और इस्लामिक स्टडीज में 70 ले गए ना, तो आपको इंशाल्लाह ताला पोजीशन है, ऐसे कोई नहीं रोक सकता। इस्लामिक स्टडीज में ये है कि पहले मैंने तकरीबन कोई 18 टॉपिक बनाए थे, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई 5 to 7 टॉपिक्स ऐड किए हैं, ताकि हमारा पेपर जो है मिस ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज ये भी की है, ये देखिए पास पेपर जो है ना, उनको सारों को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इकट्ठा एक लाइन में। इंशाल्लाह ये जो बाकी ये रह गए, ये भी मैं कंप्लीट कर लूंगा 5 ईयर्स के करके, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज हम शुरू करते हैं इसको। पहला टॉपिक अपना जो है पेपर में थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे 24 का पेपर है, 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, प्लस
ये आपके क्वेश्चन है। मेन पर्पस ऑफ गज़वात नबी वाज टू एस्टैब्लिश पीस, एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन ये है, समाज के इर्तिका के लिए तज़किया नफ्स एक लाजमी अंसर है, यानी सोसाइटी को एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजारने के लिए तज़किया नफ्स, सेल्फ प्यूरिफिकेशन या अपना जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है कि अपने आप को पाक करना, अपने नफ्स का तज़किया करना, एक इसेंशियल एलिमेंट है, बुनियादी नुक्ता है किसके लिए, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है ना तज़किया नफ्स, ये आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप अपने पास से लिख के साथ एग्जांपल्स ऐड करेंगे। इसलिए मैंने नोट्स इस तरह के बनाए हैं कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आपके पास बस वो आपको आयतें जो उनको आपने मेमोराइज किया हुआ है, हैडिथ्स को, उसको आप कोड कर सकें उसके अंदर। फिर दूसरा देखें क्वेश्चन है, गज़वात नबवी का नुमाया मकसद क्या अमल था, यानी गज़वात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर अकीदा रिसालत से क्या मुराद है। अभी देखिए बने बनाए सवाल है, इंसानी जिंदगी में रिसालत की जरूरत, इस्लाम इंसानी वकार और अज़मत को किस तरह उजागर करता है, यानी इस्लाम के अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज है, पाकिस्तान में एहतिसाब के निज़ाम और तालीमात नबी की रोशनी में कैसे मिसाली बनाया जा सकता है। इसमें अकाउंटेबिलिटी का कल्चर आ जाएगा। पाकिस्तान में मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी का तदारक, तालीमात नबी सुन्नी, यहाँ पे पीस के हवाले से आ जाएगा। और यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट्स हैं, इज्तिहाद और मकातिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अहमियत। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने 4 क्वेश्चंस करने हैं बस 20 मार्क्स के, और इसमें हम बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज में आपकी लेंथ मैटर करेगी और आपकी एग्जांपल्स यहाँ पे रेफरेंसेस मैटर करेंगे। टॉपिक वाइज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह हम चलता आ रहा था हमारा, आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, चार्ज करना है। आपके अंदर वो एक समझ लें कि आपका जो आपके साथ आपकी कमिटमेंट है ना, वही आपको आगे लेके जाएगी। और आपने ये सोच के चलना है कि आप जब सो रहे होंगे तो आपका कंपेटिटर जो है वो काम कर रहा होगा, और जितना काम कर रहा है वो आपसे आगे निकलता जाएगा। बस ये एक एक नंबर की आपने जो है ना उसमें रेस जो है उसको बीट करना है। और उसमें अपने प्रेशराइज नहीं होना, अपने आप को प्रेशराइज नहीं होने देना। ये नर्व्स की गेम है। जितना आप इजी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, जितना आप अपने आप को जो मेंटली जो प्रिपेयर करके लेके चलेंगे, उतना ही आप इसमें जो अच्छे नंबर वो ले पाएंगे। ये सिलेबस है। इसमें आगे पहला क्वेश्चन जो पहला टॉपिक है ये है मजहब। मजहब और दीन में फर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडीज का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मजहब क्या है और दीन क्या है, पहले इसमें हमें बेसिक जो नुकता उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मजहब बुनियादी तौर पर इंसान के खुदा के साथ तल्लुकात को बयान करता है। मजहब का लफ्ज़ी मानी है रास्ता, तरीका या एतकाद। मैं आपको सिंपल से इसका फर्क समझा देता हूँ। मजहब आपका जो रिलीजियस वैल्यूज हैं या रिलीजियस टीचिंग्स हैं या प्रीचिंग्स हैं, उनका नाम है। यानी बीइंग रिलीजन, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो आपके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लागू होती हैं, उसको हम कहते हैं मजहब। यानी मजहब आपका और खुदा का ताल्लुक है। जबकि दीन एक थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर सेंस है। दीन के अंदर आपकी ना सिर्फ खुदा का इंसान का रिलेशन, बल्कि उसके मुआशरे के दूसरे जो लोग हैं या अफराद, उनके साथ जो रिलेशन हैं, उनका भी दायरा कार इसके अंदर शामिल है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। मजहब एक नैरो टर्म है जिसका ताल्लुक इंसान और उसके जो है मजहबी वैल्यूज के साथ है, खुदा के साथ है डायरेक्ट। जबकि दीन जो है उसका ताल्लुक ना सिर्फ इंसान के खुदा के साथ जो रिलेशन या अहकामात है, बल्कि उसके अलावा सोसाइटी के जितने भी दूसरे अमूर हैं उनके साथ भी है। इसलिए इस्लाम में जो है, इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं भी मजहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। दीन, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो उसका मकसद ये था कि इस्लाम जो है वो एक दीन है, और वो ना सिर्फ इंसान के खुदा के साथ ताल्लुकात की जो है वो अक्कासी करता है, उसकी रहनुमाई करता है, बल्कि ओवरऑल उसके जो सोसाइटी में, इवन के इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी शामिल है, पॉलिटिक्स भी शामिल है। यानी सारा ओवरऑल एक ऐसा क्लॉक है, एक ऐसा एक सर्कल है जो कि इसके अंदर अपने फॉलोअर्स को हर तरह से जो है वो गाइड करता है। उसके ऊपर जो है उनको वो किले में दाखिल हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, मजहब की सबसे पहले आपने करना किस तरह तैयार, ये अपने डेली बेसिस पे आपको याद करना पड़ेगा। इसको पहले कंसेप्ट को समझ लें जो मैंने आपको बेसिक बताया। फिर जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको एक्सप्रेशन देने के लिए इस तरह, यानी ये चीजें होती हैं जिस तरह, मतलब लफ्जी मतलब, लघवी मतलब ये है, इस्लाही मतलब ये, इस तरह लगा के एक तो डेफिनेशन लगाएं। कांट कहता है हर फीजा को खुदाई को तस्वर करना मजहब है। और ईवी टेलर, मजहब रूहानी मौजूदात पर इत्तेकाद का नाम है। अब इसके बाद आता है मजहब पर इत्तेका। मजहब के इत्तेका को लेकर बुनियादी तौर पर 2 तस्वुरात पाए जाते हैं। अच्छा, मजहब के बारे में जो है 2 तरह के व्यूज हैं। एक इर्तिकाई तस्वर है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर के आई हैं, और एक मजहबी तस्वर है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जो रिवील की थी। यानी कुछ आपको मजहब ऐसे भी मिलेंगे जो कि लोगों ने डेवलप किए, जिस तरह बुद्ध मत है या सिखों का जो मजहब है, सिखिज्म है, ये वो मजहब है जो कि एवोल्यूशनरी है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। लेकिन मजहबी वो है जो कि डायरेक्ट जो है वो, जिस तरह यहूदियत है, ईसाईयत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अब मजहब की इकसाम आ गई, इल्हामी और गैर इल्हामी, मैंने बता दिया आपको। अब इंसानी जिंदगी में मजहब की क्या जरूरत है, ये बड़ा एक सवाल लहदा से आ जाता है। मैंने नोट्स के अंदर जो टॉपिक हेड है ना, उनके अंदर सारे एंगल्स कवर कर दिए। अगर सवाल आए ना पेपर में, फॉर एग्जाम्पल इंसानी जिंदगी में मजहब की जरूरत, तो आपने स्टार्ट वहीं से लेना है, मजहब की डेफिनेशन और सारा करके फिर आपने इंसानी जिंदगी में मजहब की जरूरत पे आ रहे हैं। मजहब की जरूरत इसलिए है कि जिंदगी का मकसद डिफाइन करता है, अल्लाह की रजा, खुशनुदी, मसावात का दर्ज, मसाइल का हल। ये वो सारी कॉमन चीजें जो आपने वहाँ पे कोट करनी है। इनको आगे अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेना, लेकिन डिपेंड करेगा, आपने पहले चेक करना है कि उसने पूछा क्या एग्जामिनर ने। जिस तरह का क्वेश्चन उसने पूछा गया होगा उसके मुताबिक आपने वहाँ पे जो लेंथ उसकी बात प्रोड्यूस कर देनी
गई हैं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। आपकी सारी की सारी जो हिंट है पेपर के अंदर याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है। एक टॉपिक होता है, कंट्रोलिंग आइडिया होता है, आगे चल के मैसेज राइटिंग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो पेपर वाला एग्जामिनर पूछा होता है सारी चीजें इसके अंदर छुपी होती है। और उसके बाद दीन की तारीफ आई थी, दीन के लफ्ज़ मैंने फरमाबरदारी, लफ्ज़ी एतबार इसका मतलब है फरमाबरदारी, तदबीर या हिसाब। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद सामी ज़बानों का कैसा पुराना मादा दान और दीन है जो बदला और मुकाफात के माना इस्तेमाल होता था। ये मुख्तलिफ डेफिनेशन है, इसमें जो आपको आसान लगती है आप कर लें। जितनी ज्यादा आप रटा मारेंगे उतनी ज्यादा आपके नंबर आएंगे, सीधी सीधी सी बात है इस्लामिक स्टडीज। अब दीन और मजहब में फर्क आ गया, वो जो मैंने सिंपल बताया, मजहब इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक है, जबकि दीन इंसान और खुदा के माबैन मजहबी उमूर के साथ इंसानों के दूसरे इंसानों के साथ मुआशरती, सियासी और अखलाकी पहलुओं का अहाता करता है। इस तरह कुरान मजीद में आल इमरान में इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि नोट्स बने हुए आपने सिर्फ लेके याद करना है, ना आपका टाइम ज़ाया होगा, ना आपको बुक्स ढूंढने की जरूरत है। मजहब एक जुज़वी हकीकत है, जबकि दीन मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना, सूरत माइदा में, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। इस्लाम में इखलाकी किताब है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो पहले वाला, कल आपने इसको तैयार करना है। पॉलिटिकल साइंस हमें बहुत से बेनिफिट्स दे रहा है। एक तो हमें ऐसे राइटिंग में बहुत बेनिफिट देता है, दूसरा इसका सिलेबस जो है बहुत सिलेक्टिव है, और तीसरा जो है ये ऑटोमेटिकली आपका पीएमएस में तैयार है। और चौथा फायदा ये है अगर क्लस्टर बेस भी आता है नेक्स्ट में इन फ्यूचर अगर हो जाता है इन केस, तो उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस लाजमी है बहुत से ग्रुप्स में, क्योंकि इसके बगैर ना कि आपको बड़ा शुरू मिलना है। बीएमजी वगैरह अगर आपने देखा भी हो कंपटीशन, उन सब के अंदर ये शामिल है, इसलिए हमें ये एक बड़ा अच्छा एज हमें दे रहा है पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, इसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है। पेपर 1 जो है इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक के अंदर फिलोसफर्स हैं और एक के अंदर जो है उसका बी पेपर पोर्शन के अंदर जो है थीरीज हैं। यानी पेपर 1 में एक हिस्सा पॉलिटिकल फिलोसफी का है और एक हिस्सा पॉलिटिकल फिलोसफर्स का है। एक में जो फिलोसफी से मुराद है कि जो थीरीज हैं स्टेट के रिलेटेड, के स्टेट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इस तरह की चीजें बेसिक। और दूसरे से में जो कुछ कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल फिलोसफर्स की, मुस्लिम और वेस्टर्न, वो है। तो पेपर 1 तो ये है। पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा ईजी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बारीकियों में नहीं जाना होता, सिर्फ हमने ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर देखना होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा पावरफुल कौन है, प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है, किस तरह का निजाम है उसका जो है, और किसके पास ज्यादा पावर है। यानी आर्टिकल वगैरह डिस्कस करने हमें सिर्फ उसका जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस करना होता है, वो लॉ का सब्जेक्ट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये पॉलिटिकल साइंस लिहाज से बहुत ज्यादा इजी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है उसके अंदर हम पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट लेते हैं, और पहला जिसमें टॉपिक है दैट इज स्टेट। स्टेट उर्दू में अगर हम इसको डिफाइन करें तो रियासत। रियासत क्या होती है? रियासत से मुराद ये है शहरों का या सूबों का ऐसा मजमुआ जो कि जिसके अंदर जो है बहुत सी इकाइयां मिलकर काम कर रही हैं, उसको हम रियासत कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है मुख्तलिफ यूनिट्स आपको नजर आएंगे, कोई प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विस दूसरी प्रोवाइड कर रहे हैं। रियासत जो है जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है, जियोग्राफियाई एक समझ लें कि एक एंटिटी है, एक चीज है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ यूनिट्स मिलकर चल रहे हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह से सवाल आता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ रियासत का, ये हम उसको तरतीब से पढ़ेंगे। स्टेट होती क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए स्टेट को बनाने के लिए, स्टेट में गवर्नमेंट में क्या फर्क है, स्टेट में सोसाइटी में क्या फर्क है, फंक्शन क्या है वेलफेयर स्टेट के, कंसेप्ट। अक्सर सवाल ये भी बहुत ज्यादा आता है कि स्टेट का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें ओरिजिन ऑफ द टर्म, ये स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से शुरू हुआ था, तो असल में जो कॉन्सेप्ट था, एंशियंट ग्रीक्स, पुराने जो यूनानी लोग थे उसको पॉलिस बुलाते थे। पॉलिस उससे मुराद था सिटी स्टेट। अगर आपने 300 मूवी देखी हो तो उसके अंदर जो वो स्पार्टा वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जो 300 लोग होते हैं स्पार्टा के, वो बड़े वॉरियर्स थे। तो वो इसी तरह यूनान के अंदर अलग-अलग सिटी स्टेट्स थी। सिटी स्टेट से मुराद ये था कि हर शहर एक अपनी रियासत था, इंडिपेंडेंट, उसकी अपनी फौज थी, अपना उनका सिस्टम था। बाद में फिर ये जो यूनियन करके या उसके अंदर आपस में उन्होंने पैक्ट करके जो है ना वो एक कंट्री वाइज डिवाइस किया। अर्लियर जो था वो सारों का एक सेपरेट सिस्टम था। आपको याद होगा कि बरसीर में जब तकसीम हुई है तो 564 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी। जब बरतानवी तकसीम हुई है ना, रेडक्लिफ वार्ड हुआ, उसके बाद उनका फैसला, जिस तरह कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट थी, इस तरह हैदराबाद, जूनागढ़, दक्कन, ये सारी प्रिंसली स्टेट थी। यहाँ पे अपना राजा होता था, उसकी अपनी फौज होती थी, और फिर उनको इख्तियार दिया गया था कि आप जिनके साथ मर्जी इल्हाक कर लें पाकिस्तान के साथ। यहाँ तो स्टेट क्या है, इसका पुराना जो कॉन्सेप्ट मिलता है हमें यूनान से मिलता है, जहाँ पे शहरों की अपनी अपनी रियासत थी। फिर जो मॉडर्न स्टेट की बुनियाद रखी वो हॉब्स ने रखी थी, आगे जाकर पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कि लिवियाथन से इसको इसने इसकी बुक थी लिवियाथन, उसके अंदर इसने इसको जायंट से तशबीह दिया है, एक ऐसा जिन है जिसके जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसने एक सिमली के तौर पे इसको जो पेश किया, मेटाफर के तौर पे, उसने कहा रियासत एक ऐसा जिन है जो कि मुख्तलिफ छोटे
पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर जैदलिया भी है, इंतजामिया भी है, सारा कुछ है। हिंदू उसको डांडा बुलाते थे और मुस्लिम जो थे मिडिल एजेस के, वो उसको किंगली पावर के तौर पर जानते थे। यानी मुसलमानों में ये एक बादशाह के जो जेर असर एक चीज थी जिसको बादशाह हुकूमत करता था। अब स्टेट की डेफिनेशन अरिस्टोटल की पेपर में आपने याद करनी है और इसमें आपको नंबर भी मिलेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस में जो नंबर मिलते हैं वो रेफरेंसेस के मिलते हैं, जितने आप अच्छे रेफरेंसेस देंगे। अरिस्टोटल ने किस तरह डिफाइन किया है उसको मैंने याद रखने के लिए निमोनिक्स की एक टर्म बनाई है, आरिस कम्युनिटी। अरिस्टोटल कहता है स्टेट एक कम्युनिटी है फैमिलीज की और विलेजेस की, कम्युनिटी ऑफ एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें फैमिलीज और विलेजेस है, हैविंग फॉर इट्स एंड और अपने मकासद के लिए, एंड से मुराद है मकासद, परफेक्ट और सेल्फ सफाइसिंग लाइफ बाय व्हिच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। यानी अपने मकासद के लिए परफेक्ट और सेल्फ सफाइसिंग लाइफ चाहती है, ऐसी लाइफ जो कि सेल्फ सफाइसिंग मुराद है कि जो खुद मुख्तार हो। इससे हमारी मुराद होती है खुशगवार जिंदगी। यानी स्टेट फैमिलीज और विलेजेस का ऐसा मजमुआ है जो कि अपनी खुशहाली या खुशी के लिए या अपने लोगों के लिए काम करती है। लास्की जो है बड़ा मशहूर पॉलिटिशियन है, वो क्या कहता है कानूनदान, तो मैंने याद रखने के लिए लॉटरी बनाया हुआ निमोनिक्स। कहता है कि टेरिटोरियल सोसाइटी है यानी इलाकाई माशरा जिसके पास अपनी टेरिटरी भी है, इलाका भी है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट में और सब्जेक्ट्स में। जो बेसिक इसकी जो बेसिक डिवीजन है वो है इसमें हुकूमत है और अवाम है, और जो क्लेम करती है अपनी लॉटेड फिजिकल एरिया के अंदर सुप्रीमेसी ओवर ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, और ये दावा करती है कि अपने जिसको इलाका दिया गया उसके अंदर इसकी खुद मुख्तारी होती है। स्टेट तमाम जो दूसरी इंस्टीट्यूशन होती है हुकूमत कर रही होती है। तो ये उसने एक बड़ी जामिया डेफिनेशन दी है। अब अगर हम बात करें स्टेट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके लिए पॉपुलेशन चाहिए होती है, गवर्नमेंट चाहिए होती है, इक्वालिटी चाहिए होती है, सॉवरेनिटी चाहिए होती है और टेरिटरी चाहिए होती है। 5 एलिमेंट्स, यानी लोगों के बगैर स्टेट नहीं हो सकती। प्लेटो ने इसको इमरूजी में आता है पॉइंट 5040 में कहा था कि तकरीबन इतने लोगों की आबादी होनी चाहिए एक स्टेट में, जबकि अरिस्टोटल और रोसोस को 10,000 तक करार देते हैं कि ज्यादा लोग होने चाहिए। फिर दूसरी चीज, स्टेट को चलाने के लिए जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट है, जो कि इसके अमूर को चलाने के लिए चाहिए। तो इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। प्लेटो कहता था कि बेस्ट स्टेट इज दैट व्हिच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। सबसे बेहतरीन स्टेट वो है जो कि अफराद से मिलती जुलती है। जबकि अरिस्टोटल जो है वो कहता था एवरी सिटीजन मस्ट हैव इक्वालिटी, तो इक्वालिटी लाजमी है इसमें। फिर हेड ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी से मुराद है, सॉवरन कहते हैं बादशाह। स्टेट को चलाने के लिए एक बादशाह की जरूरत होती है। और लास्ट थिंग है टेरिटरीज, कोई इलाका भी चाहिए। आगे आगे डिफरेंस क्या है स्टेट में और गवर्नमेंट में। स्टेट परमानेंट है, स्टेट उधर ही रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कभी नून लीग की आ गई, कभी पीपी की आ गई, कभी पीटीआई की आ गई। स्टेट सॉवरन है, खुद मुख्तार है, गवर्नमेंट सॉवरन नहीं है, ये चेंज हो सकती है। स्टेट ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशन शामिल है, गवर्नमेंट नैरोअर है, सिर्फ ये उन लोगों के अफराद का मजमुआ है जो कि गवर्नमेंट कहते हैं जो कि रूल कर रहे हैं। जबकि स्टेट के अंदर तो सारा कुछ रहता है, टेरिटरी भी आ गई, लोग भी आ गए, सब्जेक्ट्स भी आ गए। स्टेट एक एसोसिएशन है, एक ऐसा अदारा है जो दूसरे इदारों को जोड़ के चल रहा है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का मकसद है तंजीम साजी करना, चलाना। स्टेट एब्स्ट्रैक्ट है, नजर नहीं आ रही, गवर्नमेंट कंक्रीट है, नजर आ रही, लोग हम नजर आते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये है। स्टेट छुपा हुआ लेकिन असल ताकतवर चीज स्टेट ही है। स्टेट के लिए टेरिटरी जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एक गवर्नमेंट जो है उसकी दूसरी टेरिटरी के ऊपर भी हुकूमत हो, या वो इलाके के बगैर भी एग्जिस्ट करती हो, खाना बदोशों में या किसी जगह पे, या कुछ इलाके जो होते हैं, कुछ कबाइल जो होते हैं किसी गवर्नमेंट के अंडर आ रहे होते हैं। फिर स्टेट और सोसाइटी में क्या फर्क है, इसको हम बल्कि कल डिस्कस करेंगे, आज भी इसका इतना ही काफी है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ क्लोज करते हैं।